नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों ने न सिर्फ एग्जिट पोल्स को एक बार फिर मात दे दी है, बल्कि उन तमाम सर्वेक्षणों को, उन तमाम रिपोर्ट्स को, उन तमाम विश्लेषणों को मात दे दी है जो लगातार हरियाणा से आ रही थी। तमाम विश्लेषण आ रहे थे, रिपोर्ट्स आ रही थी और सर्वे, एग्जिट पोल्स के जरिए तो सर्वे के बारे में पता चला ही। सर्वे तो खैर जम्मू कश्मीर के बारे में भी सही नहीं हुए। वहाँ जिस तरह की एक हंग असेंबली की उम्मीद की जा रही थी वो ध्वस्त हो गई। वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। पूर्ण बहुमत वहाँ पर मिल गया और उसी तरह से हरियाणा में जो उम्मीद की जा रही थी या जो बताया जा रहा था, जो दिखाई पड़ रहा था और एग्जिट पोल्स में सीटों के जरिए वो आ रहा था कि 45 से 65 तक सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती हैं, लेकिन उलट गया मामला। 20 से 25 भारतीय जनता पार्टी को दी जा रही थी सीटें, कुछ में 2-4 सीटें कम, कुछ में ज़्यादा, और जो परिणाम आए उनमें 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पाई और 37 सीटें ही मिल पाई कांग्रेस पार्टी को। इसके पीछे क्या कारण है? उन तमाम कारणों पर लगातार अब चर्चाएं चल रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो सीधे तौर पर आरोप लगाया, और आरोप ऐसा नहीं कि हारने के बाद लगाया, बल्कि जब कल सुबह मतगणना 8 बजे शुरू हुई तभी पानीपत से, पलवल से, कई जगहों से इस तरह की खबरें आई कि जो ईवीएम मशीनें हैं वो पूरी तरह से चार्ज्ड हैं, यानी उनमें वोट पड़े, उसके बाद वो 3 दिन 4 दिन रखी रहीं और आई, फिर भी उनका जो चार्जिंग है वो ख़त्म नहीं हुई। 99% यानी फुल चार्ज रखी हुई थी। इसको लेकर सवाल उठाए, चुनाव आयोग में शिकायत करने जा रहे हैं। कई जगह पर धांधली की मतगणना में शिकायतें आई। ये तो बड़ी आम बातें हैं, अक्सर होती हैं धांधली की। हालांकि ईवीएम वाली जो शिकायत है वो गंभीर शिकायत है, क्योंकि इस शिकायत में ये भी कहा जा रहा है कि जो पूरी तरह से चार्ज थी, जिनका जो डिस्चार्ज नहीं हुई थी, उन ईवीएम मशीनों से जितने वोट निकल रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए निकल रहे थे, और जो दूसरी ओर 60%, 70% चार्ज थी, यानी जो थोड़ी बहुत डिस्चार्ज हुई थी, उनमें कांग्रेस पार्टी के वोट निकल रहे थे। तो ये अपने आप में बहुत सारे संदेह पैदा करने वाली बात है। उन मशीनों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए निकल रहे थे, ऐसा उनका आरोप है। बहरहाल इसकी अब शिकायत होगी और देखना होगा कि इसमें क्या, कितनी सच्चाई है, क्या है। शिकायतें अक्सर होती रहती हैं, निकल कर कुछ नहीं आता है। लेकिन 2-3 बातें इस चुनाव से, हरियाणा के चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण है। वो ये कि आखिर ये पूरी बाजी पलट कैसे गई उन परिस्थितियों में जब भारतीय जनता पार्टी पिछले 2-3 महीने से वहां बहुत स्ट्रगल करती दिखाई पड़ रही थी। वास्तव में ग्राउंड लेवल पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इतना ज़्यादा था कि पार्टी के उम्मीदवारों को, नेताओं को लोग वहां से भगा दे रहे थे, आने नहीं दे रहे थे। और ये सही बात, ये सच्चाई है। इसके अलावा समाज के जो तमाम वर्ग हैं, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, खिलाड़ी हो, पहलवान हो, विद्यार्थी हो, छात्र हो, सेना में जाने की तैयारी करने वाले हो, ये सारे के सारे बहुत नाराज थे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इनकी नाराज़गी के बाद भी, हालांकि इन्होंने वोट दिया है और वोट नहीं दिया होता तो 37 सीटें कांग्रेस पार्टी को आती कैसे, और कांग्रेस पार्टी ने के कई उम्मीदवारों ने बड़ी बड़ी जीत भी हासिल की है। लेकिन इसके पीछे कुछ कारण है। एक तो कांग्रेस पार्टी के भीतर मतभेद भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी थे, ज़बरदस्त थे। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पार्टी छोड़ दी, निर्दलीय चुनाव लड़े, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए, तो वहाँ भी थी। और बड़े नेता, ऐसा नहीं, मिनिस्टर, विधायक, इन लोगों ने पार्टियाँ छोड़ी। कांग्रेस पार्टी के भीतर भी गुटबाजी थी, निश्चित तौर पर थी, और उसका नुकसान भी उठाना पड़ा है, चाहे वो कुमारी शैलजा हों, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हों। और यद्यपि उनके बेटे चुनाव जीत गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने को वहीं तक सीमित कर लिया। कुमारी शैलजा तब चुनाव प्रचार में निकली जब राहुल गांधी चुनाव प्रचार में निकले। बहरहाल सबसे बड़ा फैक्टर जो भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कामयाब रहा, ये कहा जा रहा है कि अगर वास्तव में सही तरीके से जीत हुई है, अगर उसमें कोई धांधली और इस तरह की चीज़ें नहीं हुई हैं, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है
कि हरियाणा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में जाट और नॉन जाट में बंटवारा कर दिया था हरियाणा के समाज का, वो काफ़ी प्रभावी रहा। मनोहर लाल खट्टर की लोकप्रियता बहुत नीचे स्तर पर आ गई थी, अलोकप्रिय हो गए थे। काफ़ी उनको लेकर वहाँ पर हरियाणा में बिल्कुल लोग नहीं चाह रहे थे। ऐन मौके पर 6 महीने 7 महीने पहले फैसला हुआ कि मुख्यमंत्री को बदल दिया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे उत्तराखंड में हुआ था। मुख्यमंत्री बदलने का फैसला करना ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सोने पे सुहागा साबित हो गया, या उसके लिए एक संजीवनी उसको दे गया। नायब सिंह सैनी बने। नायब सिंह सैनी के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की कि अन्य पिछड़ा वर्ग, उसको नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी दे रही है। उसके अलावा उसके जो अपने समर्थक वर्ग था, उसने वोट दिया उसको। लेकिन ये जो विभाजन हुआ जाट और नॉन जाट का, लेकिन तो ये बहुत प्रभावी रहा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा। जाटों का भी कुछ न कुछ समर्थन उसको मिला। हालांकि ज़्यादातर जाट वर्ग जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ ही जुड़ा रहा, लेकिन इनेलो के साथ भी गया, तभी इनेलो को भी 2 सीटें आई हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी गया। लेकिन ओबीसी वर्ग का झुकाव काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर गया और उसने उसको जिताने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसके अलावा एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इस चुनाव में रणनीति जिस तरह से भी तैयार की गई हो, जो कुछ भी रहा हो, इसका श्रेय किसको दिया जाए। आमतौर पर हर चुनाव में जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाता है और हार का श्रेय वहां के स्थानीय नेताओं को। लेकिन यहां स्थिति थोड़ी अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के आखिरी दिनों में 2-3 दिन पहले ही चुनाव के प्रचार कार्य से बाहर हो गए। गृह मंत्री अमित शाह भी बाहर हो गए। पूरी तरह से स्थानीय नेताओं पर छोड़ दिया गया। यहां तक कि मनोहर लाल खट्टर जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, 9 साल 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उनकी अलोकप्रियता को देखते हुए उनको भी वहां नहीं लगाया गया। नायब सिंह सैनी और दूसरे नेताओं के भरोसे छोड़ दिया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी नहीं लगाया गया। वो भी आखिरी क्षणों में वहां पर चुनाव प्रचार में नहीं दिखे और ये कहा जा रहा था कि इन नेताओं के आने से नुकसान हो सकता है, तो इनको वहां प्रत्याशियों ने बुलाने की बहुत कोशिश भी नहीं की। तो ये बड़ा सवाल या एक विमर्श इससे ये निकल रहा है कि क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक फेस के तौर पर, चुनाव जिताने के तौर पर एक फेस उनका जो हुआ करता था, क्या अब वो इस लिहाज से धूमिल पड़ चुका है? क्योंकि उनके न जाने से, उनके मैदान छोड़ देने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने मैदान छोड़ दिया इसीलिए जीत गई। अब इसके पीछे वजह जो भी हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, उसी हरियाणा राज्य में 5 सीटें वो गंवा गई। 2019 के चुनाव में उसके पास लोकसभा की 10 की 10 सीटें थी, लेकिन 2024 में 5 सीटों पर हार गई। केवल 5 सीटें रह गई उसके पास और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेस था। इस चुनाव में उनका फेस वहां से गायब हो गया। उन्होंने चले गए, केवल 4 रैली, अगर पहले गए भी तो 4 रैलियां की। उन रैलियों में भीड़ नहीं आई, उसको कुर्सियां खाली रहीं। अच्छा, दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में चुनाव थे। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी ताकत झोंक दी। केवल जम्मू में ही नहीं, कश्मीर में भी अपने सारे सिद्धांतों को, पूरे देश में जो कुछ भी बातें करते हो वहां जाकर सारे सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी। ईद और मुहर्रम पर मुफ्त सिलेंडर देने जैसी घोषणाएं करने लगे, इस पर उतर आए, और भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन वहां पर क्या हुआ? वहां फेस का असर हुआ कि भारतीय जनता पार्टी महज 29 सीटों पर सिमट गई। हालांकि पिछली बार उसके पास 25 सीटें थी, उससे उसको 4 सीटों का फायदा हुआ है। लेकिन परिसीमन में जिस तरह से जम्मू क्षेत्र में सीटें बढ़ाई गई, उससे उसको और ज़्यादा की उम्मीद थी, खुद भी उम्मीद कर रही थी और ऐसा लग रहा था जिस आक्रामकता के साथ चुनाव लड़ रही है उससे उसको ज़्यादा सीटें मिलेंगी और सरकार भी बना सकती है। दावा भी वो कर रही थी, लेकिन सरकार बनाने से बहुत दूर रही और सीटें भी उतनी नहीं पा पाई। तो अब ये विमर्श बहुत तेज़ी से चल रहा है, हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद से ही चल रहा था, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेस अब चुनाव जिताने लायक नहीं रहा। लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव ने साबित कर दिया
कि जिस चुनाव में नहीं गए वहां हारी हुई बाजी भारतीय जनता पार्टी जीत गई, और जिस चुनाव में जमकर उन्होंने प्रचार किया वहां जीती हुई बाजी भी हार गई। तो अब इस फेस को आगे कितना इस्तेमाल किया जाएगा चुनाव प्रचार के लिए, चुनाव जीतने के लिए, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए विषय के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।